नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि फाइनली शासन की अनुमति मिल गई है यूपी टीईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो अब नोटिफ़िकेशन कभी भी आ सकता है और एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा। 2, 3, 4 जुलाई को जो डेट रखी गई है, उसी डेट में एग्ज़ाम कराए जाने की प्रबल संभावना बन रही है। हम लोग बात कर रहे थे ईवीएस सेक्शन की, ईवीएस पीआरटी की, और हमने 2018 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम लोग 2017 की बात करेंगे। 2021 से चले थे और 2018 तक आ गए थे। 2017 की आज हम लोग बात करेंगे और 17 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन की बात करेंगे 1 से लेके 15 तक, ठीक? पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950। ये तो हो गई संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान के अपनाने की बात। लेकिन राष्ट्रगान की थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले राष्ट्रगान जो गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया था। 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से इसे प्रकाशित करवाया था। 1919 की बात आती है तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। अंग्रेजी अनुवाद 1919 में हुआ था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। और 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृत कर लिया गया। राष्ट्रगान के गायन की बात करें तो टोटल 52 सेकंड में गाया जाता है, और अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो 20 सेकंड में इसको गाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। बात हो रही है पुष्कर मेले की। देखिए, अगर पुष्कर मेले की बात करें तो इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में होता है। और अजमेर राजस्थान से 11 किलोमीटर दूरी पे शहर स्थित है पुष्कर। और इसी पुष्कर में ब्रह्मा जी का सर्व प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। विश्व प्रसिद्ध ऊंट और पशु मेला पुष्कर में ही लगता है। और पुष्कर में एक झील है जहाँ पे पवित्र पुष्कर झील में स्नान किया जाता है। परावैंगनी किरणों की बात हो रही है। परावैंगनी किरणों से कौन सा अधिक हानिकारक है? जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनमें कौन सी किरण जो है सबसे अधिक खतरनाक होती है या सबसे अधिक हानिकारक होती है? वो होती है अल्ट्रावायलेट सी। देखिए, परावैंगनी किरणों को यूवी ए, बी और सी 3 टाइप में बांटा जाता है, जिसमें सी वाली सबसे खतरनाक होती है। परावैंगनी किरणों की बात करें तो इनको रोकने का कार्य करती है ओजोन परत। और ओजोन परत जो है हमारे मंडल में अगर बात करें तो समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, जो क्या करती है? परावैंगनी किरणों को धरती पे आने से रोकती है। अगर ये परावैंगनी किरणें धरती पे आ गई तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, पौधों की वृद्धि का रुकना, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना, ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। और ये सारी समस्याएं बेसिकली होती हैं यूवी बी। यूवी बी जो वी टाइप की अल्ट्रावायलेट किरण है, इसकी वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। और सबसे खतरनाक जो मानी जाती है वो यूवी सी मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है तो ये हो जाएगा कवक। देखिए, बायोटिक और एबायोटिक यानी कि जीवित और निर्जीव 2 प्रकार के घटक होते हैं। जो जीवित होते हैं उन्हें जैविक घटक कहते हैं, और जो निर्जीव होते हैं उन्हें अजैविक घटक कहा जाता है। जैसे कवक क्या है? कवक जैविक घटक है, ये मृत शरीर के अपघटन का कार्य करते हैं। लेकिन अजैविक घटक एबायोटिक में कौन कौन हो जाएगा? मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब के सब अजैविक पदार्थ में आएंगे। तो ये कह रहा है अजैविक घटक नहीं है। कवक जो है ये जैविक घटक है। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये सब के सब अजैविक घटक का उदाहरण है। गिरी सेर परियोजना अवस्थित है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। देखिए, 1973 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। एशियाई सिंहों का घर यानी कि हाउस ऑफ एशियाटिक लायन के नाम से जाना जाता है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है गिरी सेर परियोजना। विश्व एशियाई शेरों का एकमात्र स्थान ये माना जाता है। WWF की बात करेंगे। WWF का जो आशय है वो क्या है? तो WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और जिसका प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह है जॉइंट पांडा। जॉइंट पांडा WWF का प्रतीक चिन्ह है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी IUCN के सहायक के रूप में। और हेड क्वार्टर की बात करें तो ग्लैंस स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका हेड क्वार्टर। नेक्स्ट है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, गंगा नदी के निकलने की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तरकाशी से निकलती है। लेकिन जब गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ उसे भागीरथी कहते हैं। गंगा नहीं क्या कहते हैं? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यही भागीरथी जब आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड में एक जगह आता है जिसे देवप्रयाग कहते हैं। इस देवप्रयाग में इस भागीरथी नदी से एक नदी आके मिलती है जिसे अलकनंदा कहते हैं। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम ही गंगा नदी के रूप में आगे देखने को मिलता है।
तो गंगा नदी का उद्गम माना तो जाता है कि गोमुख ग्लेशियर उत्तरकाशी से है, लेकिन वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, ना कि गंगा नदी। देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी आके मिल जाती है, यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर 2525 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 5 राज्य की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का। फरक्का डैम पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पे है, और इसी फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश कर लेती है गंगा नदी, और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और आगे बढ़ के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो देखिए, भारत में प्रदूषण के मापन से संबंधित एजेंसी का नाम है सीपीसीबी, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के मेजरमेंट का कार्य करती है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है? देखिए, कोटोपैक्सी क्या है, तो ये एक जागृत ज्वालामुखी है, और स्थिति की बात करें तो एंडीज़ पर्वतमाला में स्थित है। एंडीज़ में, एंडीज़ पर्वतमाला यानी दक्षिण अमेरिका में जो है एक पर्वतमाला पाई जाती है, जो दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला ये है, और इसी में विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। एंडीज़ नाम है इसका। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो तिब्बत की सांगपो नदी है, ये भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। सांगपो नदी जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और यही जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसको मेघना कहा जाता है। मेघना बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो माजुली द्वीप जो है, दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है, 2580 किलोमीटर, लेकिन भारत में ये 1346 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बाकी तिब्बत और बांग्लादेश में। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतम स्तर पे जो उपभोक्ता होता है वो कौन होता है? तो सबसे उच्चतम स्तर पे जो उपभोक्ता होता है उसे मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो है, ये इस खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतम स्तर पे उपभोक्ता पाए जाते हैं। देखिए, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें या उत्पादक, उत्पादक क्या है? घास। प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डी, टिड्डी को खा लिया मेढक, मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, मेढक को खा लिया सांप, सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता। ठीक। तो इसमें जो उच्च स्तर पे उपभोक्ता होता है, सबसे उच्च स्तर पे, ये होता है आपका मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो कौन सा है? तो देखिए, पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक वायुमंडल का जो स्तर है वो क्षोभ मंडल है। 5 परतों में पृथ्वी बटी हुई है। सबसे पहले है आपका, अगर ये पृथ्वी मान लें तो ये क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और समताप मंडल में ही बड़ी जहाज़ें उड़ती हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं, छोटी जहाज़ें उड़ती हैं, और यहाँ पे आपका बिजली का कड़कना, बादल बनना, बारिश होना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5, और वो 5 अस्थायी सदस्य जो हैं वो हैं आपके अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल में बदलते रहते हैं, 2 साल में बदलते रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं 15, 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो ये दोनों की बात करें, लेकिन अगर एकदम अस्थायी सदस्य की बात है तो वो 5 होते हैं, याद रखिएगा, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करनी है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान के अरवल जिले में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान 1958 ईस्वी में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और 1979 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, अलवर जिला, राजस्थान। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के मुख्य स्रोत की अगर बात करेंगे तो वो है आपका सूर्य का प्रकाश, या सूर्य। सूर्य जो ही है पारिस्थितिकी तंत्र में है ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गए पहले 15 क्वेश्चन 2017 के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।